नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। लेकिन अब यह खास खबर आपको सत्ता का महासमर में देखने को मिलेगा। और महासमर, लोकतंत्र का पर्व, ये किसकी बाजी कहां लगती है, कौन जीतता है, तमाम पहलुओं को लेकर के हम बार बार जो भी चीजें आएंगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज अगर हम बात करें तो आज हम करेंगे बीजेपी की तीसरी लिस्ट, जो 58 प्रत्याशियों की जारी की गई है। और उसके अलावा अब तक 182 प्रत्याशी डिक्लेयर कर चुके हैं बीजेपी। बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे उत्तर इन सूचियों में देखने को मिले हैं। और अब 182 की सूची को लेकर के हम चर्चा करेंगे, खासकर 58 की जो सूची जारी की गई है उसको लेकर के। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। और हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं प्रमोद वशिष्ठ जी दिल्ली से, उमेंद्र दादी जी जयपुर से, और हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस पूरी सूची पर हम चर्चा। 58 की सूची, अनिल आपके पास में आना चाहूंगा मैं। जो इस सूची है, अगर इसको लेके अगर हम इस पे जरा गौर करें तो पहली सूची में जिस तरह से दिखाई दिया था कि 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया, आने वाले दिनों में और भी देखी जा सकती है। और ये सवाल इस वजह से खड़े हुए कि बीजेपी से ही अंदर खाने से बात निकल के आती थी कि कई सांसदों को सिग्नल दे दिया गया है जिनकी संख्या 1 दर्जन से ज्यादा हो सकती है, जो लोकसभा में आगे क्या होगा लेकिन विधानसभा में चुनाव लड़ना है। 7 सांसदों को, 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद को मैदान में उतारने के बाद जिस तरह का विरोध पनपा, एक बड़ा कारण माना जा सकता है कि दूसरी और तीसरी सूची में एक भी सांसद को नहीं देखा जा रहा। देखिए, बिल्कुल पार्टी शायद एनालिसिस किया होगा और विरोध कैसे रुके वो तो चर्चा का विषय था ही, लेकिन ये भी था कि क्या दूसरी लिस्ट के अंदर सांसदों को मौका दिया जाना चाहिए। दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आए, फिर तीसरी लिस्ट की चर्चा यहाँ पर रही। अब क्या स्थिति यहाँ पर है, जो फीडबैक लग रहा है, 3 लिस्ट जो आई है और उसमें 2 सूची के अंदर सांसदों का नाम नहीं होना, शायद लगता है कि जिस तरह की बगावत रही उससे केंद्र की जो टीम है भाजपा की, उन्होंने सबक लिया है। हालांकि पैर पीछे नहीं खींचे, यूटर्न नहीं लिया है और बैकफुट पर पार्टी नहीं आई है, क्योंकि कई सीटों पर डिमांड रही थी कि चेहरे बदले जाएं। चेहरे नहीं बदले हैं पार्टी की ओर से, लेकिन ऐसी स्थिति दूसरी जगह पर नहीं आए। ये जो है दूसरी और तीसरी लिस्ट पर पूरा ख्याल रखा गया है। इसके साथ साथ तीसरी सूची 182 नाम तय हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं घोषित किया गया है। यानी 2018 की जो तस्वीर थी, हमने देखा था कि जब यूनुस खान को टोंक से टिकट दी गई थी, उस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे और काफी प्रेशर केंद्र पर लगाया था। लास्ट में जाकर टोंक से टिकट वहां पर तय की गई थी। लेकिन अगर देखा जाए, डीडवाना से नाम तय हो चुका है, टोंक से नाम तय हो चुका है, लेकिन यूनुस खान का नाम कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। एकमात्र चेहरा थे जो शायद लग रहा था कि पार्टी इस बार दोबारा से उनको मौका दे सकती है, टिकट दे सकती है। 182 में एक भी नाम नहीं होना, यह दर्शा रहा है कि 18 जो नाम और यहाँ पर आने वाले हैं, शायद ही उसमें इस तरह का कोई अल्पसंख्यक मुस्लिम चेहरा जो हो वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये एक तरह से पार्टी की स्ट्रेटेजी कही जा सकती है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घर में घेरने की रणनीति और सचिन पायलट को अगर उन्हीं के क्षेत्र में घेरा जाएगा तो वो पूरे राजस्थान के दौरे नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोनों अगर चेहरों को देखा जाए, हालांकि रणनीति जरूर है। सरदारपुरा में चेहरा बदला गया है, महेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट वहां पर दी गई है, और टोंक से अगर देखा जाए तो मेहता जी को टिकट वहां से दी गई है। तो मेहता पूर्व विधायक जरूर रहे, लेकिन सचिन पायलट का जो कैडर है, सचिन पायलट का जो नाम टोंक में है, वो इस फैक्टर को लगता नहीं है कि कहीं चैलेंजिंग जो है वो वहां पर कर सकता हो। और ऐसी स्थिति सरदारपुरा में, तो ये तो बीजेपी की रणनीति जो चल रही थी कि बड़े नेताओं को, खासतौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी जो पूर्व सीएम रहे हुए, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट रहे, उनको उनके क्षेत्र तक कैसे सीमित रखा जा सकता है, यह शायद प्लानिंग में बीजेपी अभी तक पूरी तरह से कारगर सफल साबित नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी टिकट का वितरण भारतीय जनता पार्टी का देखा जाए, फूंक फूंक के कदम रखा गया है। अभी भी 18 सीटें जो रखी गई हैं, चाहे आदर्श नगर की बात कर ली जाए, किशनपुर की बात कर ली जाए, शाहपुरा जैसी सीटों की बात कर ली जाए, ये वो सीटें हैं। हमने देखा था कि कल कुछ चेहरे दिल्ली के अंदर, कुछ कांग्रेस के थे, आरएलपी के थे, बीजेपी ज्वाइन की, लग रहा था कि सूची में नाम आएगा। एक दिन बाद में ही तीनों का सूची में यहाँ पर नाम आ गया है, तीनों को बीजेपी ने टिकट थमा दी है। आने वाले 18 टिकट और हैं, उसमें इस तरह के जो नाम है वो कहीं ना कहीं ज्यादातर देखने को मिलेंगे। पार्टी वेट ऑन वॉच की स्थिति में यहाँ पर है। जी
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। तो हिंदुत्व का मुद्दा पहला एजेंडा कहा जा सकता है बीजेपी का अब तक का 182 सीट का जो प्रत्याशियों का चयन है, अगर उस पर गौर फरमाएं तो। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही है। जो हालात बने हैं, जिस तरह से सूची आई है और जिस तरह से नाम बदले हैं, अभी जो 58 की सूची आई इसमें करीब 32 नए नाम है और तो 18 नाम बचे हैं। अब उसमें मुस्लिम आए ना आए, मुश्किल लग रहा है कोई आए। कामा से जो टिकट दिया है नौक्षम चौधरी, दलित महिला है, हिंदू दलित महिला है, हरियाणा की है। वहां उम्मीद थी कि वहां से आज नसरुल खान लगे हुए थे पूर्व मंत्री के टिकट मिले, लेकिन हरियाणा की वो दलित महिला जो पुनाना से हरियाणा में भी टिकट चुनाव लड़ चुकी है, उनको उन्होंने दिया है। तो हिंदुत्व का मुद्दा पूरी तरह से लग रहा है। जैसे कल तिजारा में योगी आदित्यनाथ आए थे और उनकी वहां सभा हुई थी, तो बाबा बालकनाथ के प्रचार में वो फार्म भराने के लिए आए थे यूपी के मुख्यमंत्री जी। तो आप अचंभा करेंगे, वहां भरे मंच से कह दिया गया कि पूरे क्षेत्र में मस्जिदें गुरुद्वारे बहुत हो गए हैं। बताओ, उसको लेकर विद्रोह अलवर में बड़ा बवाल हो रहा है। तो ये जो लाइन है इससे कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि चावल बांटना भी शुरू हो गया है। 22 जनवरी को जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रही है, उसके घर घर चावल राजस्थान में पहुंचाने का काम भी कार्यकर्ताओं ने, संघ ने, जो भी बीजेपी समर्थित है, शुरू कर दिया है। तो हिंदुत्व का मुद्दा तो रहेगा ही। और हिंदुत्व का मुद्दा हम इसलिए भी कह सकते हैं कि आप ये देखेंगे जो नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई थी, तो उन्होंने एक चीज को जरूर बार बार कहा, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा, बार बार इस चीज को। तो उससे आभास हो गया था कि ये चुनाव पूरी तरह से हिंदुत्व पर आके टिकना है और हिंदुत्व का चुनाव ही ये होना है। और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को, मतलब जो कांग्रेस भी इस बात को पूरी तरह समझ चुकी है और जो इनके बड़े लीडर हैं वो इस बात को बोल भी रहे हैं कि विकास पे आइए, हिंदुत्व पे ना, विकास पे आइए, बार बार कि मोहब्बत की दुकान खोलिए, मोहब्बत की दुकान खोलिए। इस तरह की अब दोबारा यहाँ बड़े लीडर ने बोलना शुरू कर दिया है। आपने दिल्ली में भी देखा होगा, वहां से राजस्थान के लिए जो बोला गया। तो ये जो हुआ, जो जहां तक अपन सूची की जो बात कर रहे थे, तो इसमें पूरी सूची को हम दें तो इसमें दरअसल 10-12% ही लेडीज, महिलाओं को जो रेशो आ रहा है अभी। तो इतना शायद 182 में से 21 महिलाएं अब तक टिकट मिल चुका है। हाँ, तो इतना बड़ा जो 33% और जो बवाल मच रहा था, वैसा कोई दिखने को ऐसा नहीं मिल रहा है। तो विकास का मुद्दा आएगा या नहीं आएगा, गहलोत जी की योजनाएं रखी रह जाएंगी, क्या स्थिति रहेगी, तो ये नहीं लग रहा। तो जिस तरह से आपने बड़ा ही सवाल ही हिंदुत्व का उठाया, तो इससे क्या है कि अब हालात जो हिंदुत्व का ज्यादा मुद्दा यहाँ भावी हुआ, तो सुरक्षा, कानून व्यवस्था के लिए भी बहुत प्रबंध निश्चित रूप से करने पड़ेंगे। खुफिया एजेंसियों की भी ये रिपोर्ट है, ये बताया गया है कि एक्स्ट्रा फोर्स भी मांगी जा रही है कि किसी तरह का कोई उपद्रव, विवाद इस तरह ना हो, अगर ये मुद्दा हिंदुत्व का भारतीय जनता पार्टी बुनाती है तो। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास में लौटूंगा। उमेंद्र जी राजस्थान की सियासत को बहुत नजदीक से जानते हैं। उमेंद्र जी, मैं दो चीजें जानना चाहूंगा आपसे। पहले तो बीजेपी और चाहे कांग्रेस, कवायद यह की जा रही है कि उनके स्टार प्रचारक या बड़ा नामचीन को चेहरा तो उसे कैसे रोका जाए ताकि अपने वहीं पे फंस करके रह जाए। बड़े चेहरे की अगर हम बात करें तो 3 लोग हैं, अभी 4 लोग जिन्हें मैदान में है भी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो सरदारपुरा जोधपुर से लड़ रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ सीकर से लड़ रहे हैं, टोंक से सचिन पायलट हैं और नाथद्वारा राजसमंद से डॉक्टर सीपी जोशी हैं। सीपी जोशी के सामने पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के पुत्र विश्वराज सिंह को चुनाव लड़ा रहे हैं। राजनाथ सिंह उनका नामांकन कराने भी आएंगे वहां पे। सरदारपुरा से महेंद्र सिंह, प्रोफेसर महेंद्र सिंह हैं जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अंदर। उनको जयपुर विकास प्राधिकरण का पूर्व अध्यक्ष भी बनाया गया, पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो राजेंद्र राठौड़ के करीबी हैं। ये एक रस्म आएगी मानो अजीत मेहता की मानी जा सकती है कि अजीत मेहता वहां के लोकल के साथ साथ एक बार विधायक भी रह चुके हैं। जी, तो कैसे देखा जाएगा, कैसे रोका जाएगा? योगेंद्र जी, जो मैं ये सूची देख रहा हूँ, एक आज जो जारी हुई है, इसको देख के लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक वो प्रयास किया है कि जो इसमें गुटबाजी की बातें चलती थी ना, उनको साधने की कोशिश की है।
देवी सिंह भाटी जी की पुत्रवधू को टिकट दिया, और जी। कुल मिला के इस सूची में 7 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 2 सिख समुदाय से हैं और 1 पुरुषार्थी समाज से है। कुल मिला के जैसे कि अभी अनिल जी ने भी कहा, प्रमोद जी ने भी कहा कि ये चुनाव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ने के लिए तैयार है, और हिंदुत्व का मुद्दा ही इस चुनाव का आधार होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जयपुर में हवा महल सीट, यहां से बाल मुकुंदाचार्य जी को टिकट दिया गया है। जयपुर में बाल मुकुंदाचार्य एक जाना पहचाना नाम है, हर लोग जानते हैं, हाथोश धाम के महामंडलेश्वर भी है। इसी प्रकार से ये लग रहा था, लेकिन इन सब चीजों को देख के एक छोटी सी बात यहाँ आती है नजरअंदाज, ये कहनी पड़ेगी। कुर्सी नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, 5 साल पिछड़ जाएंगे, कुर्सी जाएगी छूट। यानी जो आए उनको भी लाभ मिला। और ये कुल मिला के देखिए, दर्शन सिंह 2 दिन पहले बीजेपी में आए, टिकट ले गए। कई लोगों ने अपना ईमान भी बेचा, अपनी पार्टी भी बदली, और अपने जो उनकी खानदानी उनके बाप दादा जिस कांग्रेस में रहे आए भी। जैसे एक उदाहरण है सांगानेर के जो अपने हरियाणा समाज के अध्यक्ष थे, वो आए, बीजेपी ज्वाइन की, बिरदी चंद जी, उन्हें नहीं मिला। उम्मीद ये लग रही थी, ऐसे कई चेहरे आए, और कई चेहरे आए जो एंड वक्त पे आए, टिकट लिए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो 5 साल की मेहनत थी उसको धो के चले गए। अब आप देखिए 2 नाम हो रहे हैं, उदयलाल डांगी। उदयलाल डांगी नहीं, योगेंद्र जी मैं कहूँगा उदयलाल डांगी पहले बीजेपी में रखे, वो तो असंतुष्ट हो गए, फिर आरएलपी चले गए थे और वापस लौटे हैं, घर वापसी हुई है उनकी। लेकिन इस सूची में अधिकांश वो चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी के साथ या तो कभी बगावत की है, या विद्रोही खड़े हुए, या अन्य दलों से आए हैं। यानी उमेंद्र जी, जो सवाल मेरा था कि क्या सचिन पायलट, मैं उसी विषय में जो नाम आए क्या वो घेर पाएंगे? मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, मैं आपकी बात पे आपके विषय पे आ रहा हूँ। जैसे अब टोंक में जो चुनाव होगा, वो टोंक में घर का बेटा और गोद लिए हुए बेटे का चुनाव हो गया। अजीत मेहता घर के बेटे हैं, खुद के बेटे हैं, और पायलट साहब बाहर गए तो गोद का बेटा। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि घेरने की कोशिश सब जगह की है। सफलता कितनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये नेपथ्य में है। जी। अब अशोक गहलोत को सरदारपुरा में जो टिकट दिया है, देखिए कोशिश पार्टी की जो होती है, पार्टी ने अपनी कोशिश की है। अब नतीजा आना अच्छा आएगा बुरा आएगा, ये जनता के हाथ में ही, पेटीएम बंद होगा। लेकिन अब आप देखिए अशोक चांदना को भी घेरने की कोशिश की है, वहां सैनी जी को दे दिया, प्रभुलाल जी। तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिए ना, वो तो ऐसे कोशिश तो उन्होंने अपने हिसाब से यही की है कि चाहे आयातित हो, चाहे निर्यातित हो, चाहे बागी हो, चाहे असंतुष्ट हो, उनको लेके बड़े नेताओं को घेरने की कोशिश की है। जो एक राजनीति का हथकंडा होता है, उन्होंने की है। आज की राजनीति में ये चीज आवश्यक भी है, और ये ठीक है, इसमें परहेज नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए इस सीट, ये लिस्ट में देखें, कई तो चेहरे ऐसे जो पहले भी आए, कई लोगों ने टिकट अपनी सीट बदलने की मांग भी की थी। जैसे मदन दिलावर जी ने कोशिश की थी कि उनकी सीट बदली जाए। कई ऐसे स्थान है जहां पहली बार महिलाओं को टिकट मिला। कुल मिला के ये है कि इस चेहरे में, इस लिस्ट में उम्मीद थी कि डीडवाना से यूनुस खान जी को अवश्य टिकट मिलेगा। अब इन सब बातों को देख के कभी कभी ये सोचता हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसकी मुझे लगता है शायद कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब आप उनको खाली कार्यकर्ता के रूप में रखना चाहते हो, उनको टिकट ही नहीं दोगे, उनकी राजनीति में केवल जो उनके जो कुछ बोर्ड निगम बने हुए हैं उनमें आप उनको दोगे, तो भैया उनको मुख्य धारा में लाने का भी हम जब बात करते हैं तो देखो चुनाव है, चुनाव में के विषय में ये नहीं कह सकता कि इन्होंने क्यों किया क्या नहीं किया। लेकिन यह कि हमेशा होता था, पहले रमजान खान जी को टिकट मिलता था, रमजान खान जी भी वो भैरव सिंह शेखावत जी के समय से थे। यानी कभी कभी ये होता है कि देखिए हम 200 की 200 सीट तो आप बीजेपी वाले जीतने वाले नहीं हो। 1-2 सीट ऐसी भी होती है कि कुछ विपक्ष के लिए भी छोड़ी जा सकती है, भाई 199 हम ले लो, 1-2 इनको छोड़ दो, तो अल्पसंख्यक चेहरे को भी दिया जा सकता है। यानी ये तो है नहीं कि पूर्ण, ये तो है नहीं कि आपकी 200 की 200 सीट जीत रहे हो। अभी 182 की बात की जा रही है, अभी 182 की बात की जा रही है। उसको बाकी जो बची है, बाकी जो हारने वाली सीट है, वो आपके मोर्चे प्रकोष्ठों को भी दे दो, ताकि वो भी बेचारे आपकी मुख्य धारा में शामिल होकर आपके साथ काम किया जाए। अब कुल मिला के यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव लड़ने की रस्म आएगी तो वो भी कर ही ले। जी। अब ये बिल्कुल देखो,
मैं बिल्कुल ये दिखाऊं कि ठीक है, जो जहां से हमें वोट मिलने हैं, जहां से होगा। अब कामा में ये आपकी कामा की बात की जाए तो हमीद खान को बड़ी उम्मीद थी, वो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने तो कई मित्रों को यह भी कह दिया था कि आपको ये काम संभालना चलना है। अब जब किसी कार्यकर्ता अभी भी अध्यक्ष हैं, वो अभी भी अध्यक्ष हैं, सादिक खान के बाद में वही अध्यक्ष हैं अभी भी है। तो देखिए, जब किसी कार्यकर्ता बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है योगेंद्र जी, और उसको लंबे समय तक, जब ये होगा ना कि यार आयाराम गयारामों को टिकट मिलेगा, तो एक सच्चा कार्यकर्ता जो गाली भी सुनता है, जो लाठी भी खाता है, जो आपके बूथ में भी बैठता है, जो आपका पन्ना प्रमुख भी बनता है, कई जो स्थिति में रहता है, वो उसका मन में देखो पीड़ा तो होती है, और पीड़ा जब होती है ना तो बड़ा कष्टदायक होता है। अब ठीक है, मैं एक नहीं कहता कि आपने हवा महल में बहुत अच्छा कैंडिडेट उतारा, बहुत बढ़िया बात है, या उन्होंने लंबे समय से प्रयास भी कर रहे थे, उन्होंने मंदिरों के वीडियो भी डाले कि किन किन मंदिरों की क्या स्थिति है, उन मंदिरों की क्या दुर्दशा हुई है। ठीक, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन आम कार्यकर्ता को विश्वास था कि शायद हो सकता है उन्हीं में से जो चल रहे थे उन्हीं को टिकट मिला। मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कई 2-3 बार बात कही है, आज वापस कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार के आप अचानक पैराशूटी कैंडिडेट लाते हो ना, तो पहले कार्यकर्ताओं की रायशुमारी होनी चाहिए, कार्यकर्ता का विश्वास जीतना चाहिए। ताकि ठीक है, हो सकता है कार्यकर्ता रूसने के बाद में, समझाइश के बाद में आपके साथ तो लग जाएगा, लेकिन उसके जो दिल पे आप मलहम लगाओ ना, पहले लगाना चाहिए, पहले उसका माहौल बना देना चाहिए कि भाई आपको नहीं जीतने की आवश्यकता हो सकता है। अब ये सिविल लाइन, किशन पोल, आदर्श नगर, यहाँ की बड़ी उम्मीद थी, यहाँ भी घोषित नहीं है, हो सकता है अंतिम समय आजकल में हो जाएगा, लेकिन शेष बचे जो 18 सीटें हैं उन पे सबकी निगाहें लगी हुई है, और ये अब उम्मीद ये होता है कि अब बचे कुछ नाम है वो भी आ जाएंगे। लेकिन अब कम से कम मैंने कई कार्यकर्ताओं से बात होती है मेरी, हम लोग पत्रकार हैं तो आए दिन मिलते हैं लोग, वो कहते हैं कुल मिला के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की बात होनी चाहिए। और इस लिस्ट में कई जगह ऐसी स्थिति भी हो गई, सामान्य सीटों पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने एसटी और ओबीसी के बीच मुकाबले की स्थिति बना दी। यानी कुल मिला ये बात एक राजनीतिक मंच पे तो कही जा सकती है, लेकिन चैनल पे बात नहीं कही जा सकती, और ये कहना उचित नहीं है। उमेंद्र जी मैं लौटूंगा। चले, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इसी दरमियान 40 लोगों के स्टार प्रचारक की सूची भी बीजेपी ने जारी की है, जिसमें राजस्थान के वसुंधरा राजे, ओम प्रकाश माथुर, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ और अर्जुन मेघवाल सहित कई लोग उसमें शामिल है, केंद्रीय नेता उसमें शामिल है। एक बड़ी खबर जो अभी 40 लोगों की सूची जारी की है। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। बाल मुकुंदाचार्य को टिकट दिया गया है, बात सही है, पिछले कुछ दिनों से मंदिरों की मुहिम चला रहे थे वो, और उनपे एक केस भी दर्ज हुआ जिसको लेकर काफी हंगामा भी रहा। तो क्या लगता है आपको, अगर ज्योति खंडेलवाल को भी किशन पॉल से टिकट दे दिया जाता है, क्योंकि सांगानेर में भजन लाल को टिकट दे दिया गया कि अब उनका कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब बाहर का कैंडिडेट है, किसी स्थानीय कार्यकर्ता को देना चाहिए था, तो किशन पॉल और हवा महल, अगर किशन पॉल में ज्योति को टिकट दिया जाता है, क्योंकि अभी होल्ड है, सिविल लाइन्स होल्ड है, तो क्या लगता है आपको कि हवा महल में भी विरोध के सुर उठ सकते हैं अभी? क्या कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता है, संस्कारित कार्यकर्ता है, ऊपर से जिसका भी आदेश होगा उसी को गले लगा लेंगे? देखिए, बिल्कुल, ये तो 182 जो नाम है उसमें देखा ही जा सकता है, और 41 जो नाम पहली लिस्ट में आए थे वो अपने आप में बयां कर रहे हैं कि पार्टी ने एक भी चेहरा नहीं बदला। बगावत आज भी जारी है। हम देख रहे हैं कि कई सीटों पर तो अभी तक उनके कैंडिडेट मान मनोहर के बाद में भी जो विरोध कर रहे हैं वो नहीं मान रहे। ऐसे में पार्टी के निर्देश तो साफ हैं कि उन्होंने जो डिसीजन ले लिया, बैकफुट पर पार्टी जाने वाली नहीं है। लेकिन दूसरी बात, जिस तरह से संत महंत राजनीति में एंट्री ले रहे हैं, और खासतौर से अगर बाल मुकुंदाचार्य की बात कर ली जाए, ये पहले से तय था कि भारतीय जनता पार्टी 4 दीवारी में एक इस तरह का चेहरा उतारेगी जिससे पोलराइज किया जा सके, वहां पर एक मैसेज बीजेपी का दिया जा सके, और जो पार्टी की विचारधारा है वो भी जनता तक बताई जा सके। जयपुर में अगर 4 दीवारी के देख लिया जाए, हवा महल, आदर्श नगर, किशन पॉल, तीनों सीटें जो हैं ये मुद्दों के आधार पर कभी भी चुनाव नहीं होता है। यहाँ पर कितना भी विकास करवा दिया जाए, कुछ भी अगर कोई चुनावी रणनीति है तो वो यहाँ पर उतार ली जाए, लेकिन जब मतदान होता है, कैंडिडेट तय होता है, तो 2 ही फैक्टर काम करते हैं। वहां पर ये देखा जाता है कौन बहुसंख्यक, कोई अल्पसंख्यक। बीजेपी देखती है कौन हिंदू चेहरा पर उतारा जा सकता है। ये रणनीति जो है टिकट वितरण के समय काम करती है, और मतदाताओं में भी स्पष्ट संकेत है। जब 25 नवंबर को मतदान होगा तो खासतौर से राजधानी जयपुर की जो ये 4 दीवारी की 3 सीटें हैं, यहाँ पर जो पोलिंग होती है, मानसिकता एक ही होती है कि किस तरह से पोल वहां पर करना है। तो सोशल इंजीनियरिंग पार्टियां जरूर करती हैं, लेकिन यहाँ पर आकर पार्टियों को विचार करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज राजनीति में अगर देखा जाए, संत महंतों की एंट्री
हालांकि ये ऐसा नहीं कि अभी से एंट्री यहाँ पर हुई है, लेकिन ये चलन बड़ा है। पिछले दौर को अगर देखा जाए, 71 के चुनाव को देखा जाए, उसके बाद के चुनाव को देखा जाए, उस दौर में शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ये फैक्टर कहीं ना कहीं हिंदू कार्ड को खेलने के लिए पार्टियां इसको ज्यादा काम में ले रही हैं, उपयोग कहा जा सकता है। कांग्रेस ने आज ही अगर देखा जाए तो एक साध्वी को यहाँ पर पार्टी में शामिल किया है, और टिकट भी वहां पर तय माना जा रहा है कि अजमेर साइड से उनको टिकट दिया जाएगा। हालांकि ये पार्टी को तय करना है कि हो सकता है और भी कहीं से टिकट दिया जाए, लेकिन दावेदारी वहां से चल रही है। फिर भी पार्टी कांग्रेस जो है वो बीजेपी का काउंटर करने की कोशिश कर रही है, एक चेहरा ऐसा उतार कर, और कांग्रेस का काउंटर करते हुए ये भी रणनीति बनाई है कि मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं दे, अपने कार्यकर्ताओं की बगावत कैसे रोकेंगे। ये सबसे बड़ा फैक्टर पार्टी के लिए रहेगा, क्योंकि बाहरी जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आ गया, बीजेपी का कार्यकर्ता 20 साल से काम कर रहा है, दरी पट्टी बिछा रहा है, जयकारे लगा रहा है, नेताओं के आगे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन उसकी मेहनत का क्या। तो यहाँ से बगावत शुरू होती है। खुलेआम बगावत भले कार्यकर्ता नहीं करे, लेकिन अंदरूनी बगावत जो होती है वो पार्टी के लिए चैलेंजिंग होती है। पार्टी उस बगावत को रोक नहीं पाती है, और उसका कोई इलाज पार्टी के पास नहीं होता। बिल्कुल, बगावत को रोकने के लिए दोनों ही तरफ डैमेज कंट्रोल के लिए कमेटी बना दी गई है। कैलाश चौधरी बीजेपी में और मोहन प्रकाश कांग्रेस में इसे मैनेज करेंगे। लेकिन अभी तक मुझे लगता नहीं है, प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा, पार्टियों ने खुद ने बगावत के ऊपर मोहर नहीं लगाई है, जिससे अभी इसी में भी अगर हम देखें सूची में भी, और पहले वाली सूची में, पहली जो सूची थी सबसे फर्स्ट सूची, उसमें 8 बागी बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़े और उन्हें हरा भी दिया, अपनी ताकत दिखाई। पार्टी ज्वाइन करते हैं और उनको टिकट मिल जाता है। अब बड़े चेहरे की अगर मैं बात करूं तो मदन राठौड़ ने सुमेरपुर से फॉर्म भर दिया है, 2 बार के विधायक रहे हैं और डिप्टी चीफ व्हिप भी रहे हैं, संसदीय सचिव रहे हैं। भवानी सिंह राजावत, उन्होंने पर्चा भर दिया है। तो क्या लगता है आपको कि पार्टियां खुद ही अवसर दे रही हैं? लोकसभा का चुनाव होगा, अगर हमें ताकत होगी, जो सोच के लड़ता है चुनाव, तो पार्टी गले लगा लेगी अपने आप। और अगर आज हम हमारा वजूद नहीं दिखाएंगे तो जिसको टिकट दिया है इसका फिर टिकट नहीं कटेगा। इतने में जैसे एक डायलॉग जरूर मैं कहना चाहूंगा, पिछले दिनों कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा कि अगर अवसर नहीं दोगे तो कुछ दिन बाद में तो फिर फोटो पे माला टक जाएगी। तो आपको लगता है कि इस चुनाव में बगावत के सुर ज्यादा उठेंगे, जिन्हें राजनीतिक दल कैसे रोक पाएंगे? ये तो 9 तारीख को जब तस्वीर साफ होगी चुनाव लड़ने वाली, उसी से तय हो पाएगा कि हाँ 7, 8 और 9 में कितने लोगों को बैठा पाते हैं। क्या लगता है आपको कि मोहर लगाइए राजनीतिक दलों ने टिकट देके बागियों को? देखो योगेंद्र जी, बागी तक का जहां का सवाल है, कोई नई बात नहीं। बगावत बहुत पुरानी है। कार्यकर्ताओं में गुटबाजी, उसके बाद प्रांतीय जिला स्तरीय नेताओं में गुटबाजी, उसके बाद प्रदेश के नेताओं में, फिर केंद्र के नेताओं में। ये गुटबाजी का तो सिलसिला ऊपर से नीचे तक है। आप ये देखिए कि किसी शहर में, किसी जिले में अगर 4 बड़े लीडर हैं पार्टी के, तो चारों के घरों में अलग अलग चलते हैं। कांग्रेस कार्यालय में वो नहीं जाएंगे, कार्यकर्ता उनके घरों में आते हैं, घरों में। प्रदेश और जयपुर में भी आप बड़ा प्रदेश का लीडर है तो प्रदेश के कार्यालय में नजर आएगा, कार्यकर्ता गुट, उसके गुट के कार्यकर्ता उसके उसमें नजर आएंगे। तो ये बागियों का जो 5-10% का जो रेशो है, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो मजबूत खिलाड़ी हैं, मान लो अभी शाहपुरा से आपके जो विवाद हुआ था, मेघवाल जी का उनका टिकट कटाया आज, तो अब ये चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि ऐसे बड़े लीडर हैं, भारी पड़े भारतीय जनता पार्टी की, जिनमें लंबे समय से जो मतलब जुटे रहे हैं, और जो अभी आप नाम ले रहे थे निश्चित रूप से, और जैसे मान लो, और जो अब आपको एक और बताऊं, ऐसे बागी भी हैं जिनके कानों में वो लगी हुई है, आंखों में चश्मे का नंबर 10 हो गया है, और फिर वो कह रहे हैं कि हम तो लड़ेंगे। ऐसे भी इनको जनता नकार रही है, जो 80 पार इस तरह कर रहे हैं ना बदमाशी। जैसे मान लो, अब मैं उदाहरण दूं आपको, राजगढ़ में झोरीलाल मीणा, अब वो समर्थकों के साथ 1000-2000 रहते हैं, और ये 10 तारीख तक का फंडा है। अभी आपको तिजारा का उदाहरण देखो, कितना बड़ा उदाहरण है कि वो मामन पूर्व विधायक यादव जी बैठ गए। तो 6 तारीख तक तो बगावत का सुर है ना, जो पार्टियों के जिम्मे रहेगा कि कौन भर रहा है, नेताओं में धक-धक रहेगी। लेकिन 6 तारीख के बाद जो कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं, वो इनको संभालेंगे, वो मैनेज करेंगे। और बहुत से तो इसलिए खड़े होते हैं कि अटैची टेबल के नीचे से आ जाए, सीधी बात है, तो इसलिए बैठ भी जाते हैं। सौदेबाजी होती है, इसमें कोई दोहराई में, टीवी पे खाने में, बिल्कुल राष्ट्रीय चैनल पे खाने में हिचक मुझे नहीं है। सौदेबाजी भी करते हैं। अब जिनके पास में घर के वोट नहीं, उनने टिकट का फॉर्म भर नहीं मिला तो मैं भागी, पत्रकारों की कॉन्फ्रेंस बुला रहा है, पत्रकार भी चल जाते हैं, चलो कोई बात नहीं भाई,
लोकतंत्र है, इसकी बात भी रखो जी। लेकिन जो ये बागीपुरा है ना, तो बागीपुरा अभी राजस्थान के हालात वर्तमान देखें तो मुझे लग नहीं रहा कि 5, 7, 10 सीटों पर ही ऐसी कोई बड़ा खेल होने के आसार है। बाकी सीटों पर तो राजस्थान में वो भी है, राजस्थान में तो कोई बिरला ही जीतते हैं जो बगावत करके, वरना यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। अब आप देखिए, अब बसपा और असपा दो आ गई है, दोनों आ गई। अब खास एक ही विचारधारा है काशीराम जी की। अब लोग, अब दलित जो है इनका समर्थक बस वंजस में बढ़ेगा, हाथी पे दूं केटली में दूं, नहीं तो ये भी चक्कर पड़ेगा। बसपा जो रावण आया है और बसपा चली रही है, तो यहाँ अलग तरह का वो है, अपना अपना प्रभाव का वो दिखा के और जनता अब समझने लगी है कि इसको वहां टिकट नहीं मिला, यहाँ बगावत करके आ गया, तो पार्टी का नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा। लेकिन जिनकी छवि है उनको तो पार कर देंगे, लेकिन जिनकी नहीं है मुझे नहीं लगता ये भला हो। चलिए, समय कम है, एक मैं 30 सेकंड के लिए उमेंद्र दादी साहब के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, 18 टिकट अभी होल्ड पे हैं, जिसमें जयपुर के सिविल लाइंस और किशनपुर भी शामिल है। क्या लगता है आपको कि ये वो सीटें हैं जहां आप पार्टी के सामने चैलेंज है? देखिए योगेंद्र जी, चैलेंज तो हर सीट पे होता है जी, लेकिन कभी कभी ये ऐसी स्थिति होती है, जल्दी टिकट नहीं मिलता है, तो ये लगता है क्या मंथन हो रहा है, किसको लाने की तैयारी हो रही है, क्या जोड़ तोड़ है। अभी भी आपको लगता है लाने की तैयारी है? वो देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है जी, ये संभावनाओं पे चलती है राजनीति, इसलिए नहीं कह सकते कि ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है कोई और भी बड़ा चेहरा हो जो अचानक जीत जाए, माहौल बना दे, कोई बड़ा कांग्रेस को डैमेज कर दे, तो ऐसे सब कुछ चीजें हो सकती है। सत्ता का महासमर में हम बात कर रहे हैं, सत्ता का महासमर में बात करते हैं। छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे तैर रही है कि महेश जोशी के परिवार से किसी को बीजेपी ज्वाइन कराया जा सकता है और वो हवा में सबको टिकट दिया जा सकता है, ऐसी भी चर्चा रही दिन भर। योगेंद्र जी, सीधी बात यह है कि धुआं तभी उठता है जहां कहीं आग लगी हुई हो, तो कोई न कोई खलबली मची होगी ना, तभी ये अफवाहें चलती है, चर्चाएं चलती है, बिना उसके तो नहीं चलती। तो कहीं न कहीं आग लगी होगी तभी तो धुआं उठ रहा है। और ठीक है, हो सकता है कोई भी, राजनीति में सब कुछ संभव है, कोई के लिए द्वार बंद नहीं होते, असंभव भी संभव हो जाता है। यानी यहाँ राजनीति में तो शेर भी घास खाने लग जाता है, इसलिए सब कुछ संभव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम ये कहें कि ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आने दो, लिस्ट आने दो, नामांकन भरने दो, रूस में मनाने की स्थिति होने दो, देखते भी क्या होता है। और ये सब चीजें ऐसा है कि मुझे लगता है आज या कल तक जितनी भी सूचियां दोनों पार्टी की आ जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि रूस ने मनाने की कवायद शुरू हो जाएगी, कई बागी भी सामने आएंगे। और इसमें आप देखिए, अधिकांश तो वो लोग हैं जिन्होंने पहले चुनाव पिछली बार बीजेपी के खिलाफ ही लड़ा। कई सीट ऐसी है जहां बीजेपी ने उनको टिकट काटे। अब मैं आपको बात ये बताऊंगा बयाना की। बयाना में जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे ऋषि बंसल, पिछली बार उनकी पत्नी को टिकट दिया, वो पहले निर्दलीय भी खड़ी हो चुकी थी, और बच्चू सिंह का टिकट काटा था। बच्चू सिंह पहले एमएलए थे, अब वापस उनको टिकट दे दिया। यानी क्यों तो आप किसी के टिकट काटते हो, क्यों उसको बागी बनाते हो, क्यों उसको वापस देते हो, तो थोड़ी कवायद ढंग की होनी चाहिए। आप कार्यकर्ताओं की रायशुमारी कीजिए। में चले, मैं माफी चाहूंगा, तो आपका साफ कहना है कि सर्वे, कार्यकर्ताओं की राय, फीडबैक, वो तमाम चीजें खारिज कर दी जाती है और अपना खुद का जो एजेंडा होता है पार्टियों का, वो थोपा जाता है कार्यकर्ताओं के ऊपर। कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि वाकई ये पूछा जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी से कि जिस सर्वे का आप जिक्र कर रहे हो, आप हमारे यहाँ मंथन कर रहे हो, बैठ के बुला रहे हो, क्या वाकई तस्वीर में यही चेहरे होंगे या फिर अपने हिसाब से थोपे जाएंगे? चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया और सत्ता का महासमर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।